दोस्तों नमस्कार। आज है 6 अगस्त 2024 और मैं आनंद शर्मा आज की सुर्खियों को लेकर उपस्थित हो चुका हूं आपके सामने। दोस्तों आज आपने अखबार में अगर नज़र घुमाई हो तो एक सबसे बड़ी खबर जो मुख्य पृष्ठ पर है, लगभग सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है, वो है बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, अर्थात सत्ता बदल गई। लगभग 15 लगातार वर्षों से शासन कर रही शेख हसीना अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नहीं रही। वहाँ चल रहे आरक्षण विरोधी आंदोलन के परिणाम स्वरूप उनको न सिर्फ प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि देश छोड़कर भागना भी पड़ा। वह भारत आ गई है। अब यहाँ से उनका यूरोप जाना संभावित है। क्या है इस खबर का महत्व, हम सभी पूरी चर्चा करेंगे। आपको मैं मैप पर बांग्लादेश की लोकेशन, भारतीय राज्य जो बांग्लादेश से लगते हैं, वो आपको बताने वाला हूँ। हम बांग्लादेश की तख्ता पलट की खबर के साथ साथ और आज जो महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए हैं उनको भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे अमेरिका में मंदी की आशंका, इजराइल और ईरान के संभावित युद्ध के कारण अप्रत्याशित रूप से शेयर बाजार लुढ़का है कल। मित्रों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है, थोड़ा सा हम इस पर नज़र डालेंगे। इसके बाद वक्फ कानून में सरकार बदलाव करने जा रही है। आप जानते हैं वक्फ बोर्ड जो है बहुत सारी लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है वक्फ बोर्ड। और ये जो वक्फ बोर्ड अधिनियम आया था 1954 में, इसमें सरकार अब संशोधन कर रही है। 2013 में यूपीए गवर्नमेंट आई थी, उसने संशोधन किया था। क्या है खबर का महत्व, हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आपको बात करेंगे एआई पर थोड़ी सी। आजकल बहुत संवेदनशील मुद्दा बन चुका है, क्योंकि एआई तकनीकी रूप से तो हमें समृद्ध कर रहा है, हमारे जीवन को आसान कर रहा है, लेकिन बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि ये एआई का उपयोग निजता का उल्लंघन है, रोजगार को समाप्त कर रहा है। इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल 2 निर्देश दिए हैं, उन पर हम बात करेंगे कि जो आजकल कोचिंग सेंटर है दिल्ली के, वो डेथ चेम्बर बन चुके हैं, इनको सुधारा नहीं गया तो बंद कर देंगे हम। इस प्रकार सा का आदेश कल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके अलावा जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल है, उनकी शक्ति है कि वो नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सके, इसे भी सही ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस पर हम ज़रा बात करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे ओलंपिक पर। मित्रों ओलंपिक में आज नीरज चोपड़ा क्वालिफिकेशन राउंड में खेलेंगे और इनसे बहुत उम्मीदें हैं हमें। अभी तक कोई सिल्वर और गोल्ड हमारा इस ओलंपिक में नहीं आया है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि नीरज हमारे लिए वो काम करेंगे। इसके अलावा आज बहुत बड़ा मैच, मित्रों आप जुड़ जाइए और दुआ कीजिएगा भारतीय टीम की जीत की। आज जर्मनी से हम हॉकी सेमीफाइनल खेलने वाले हैं मित्रों। अगर आज हम जीतते हैं तो फाइनल में प्रवेश कर लेंगे और हमारा गोल्ड और सिल्वर में से कोई एक पदक पक्का हो जाएगा। मित्रों रात 10:30 बजे ये मैच आने वाला है, आप जियो सिनेमा पर जुड़िए। और इसके अलावा कल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, हमारी शेरनी निशा दहिया जो हमारी रेसलर है वो 8-1 से आगे थी मित्रों, और उसी समय उनको चोट लग गई और वो मुकाबला 10-8 से हार गई। इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बांग्लादेश की खबर के साथ। क्या हुआ बांग्लादेश में एकाएक। मित्रों थोड़ा सा पृष्ठभूमि में मैं आपको ले जाना चाहूँगा। इस खबर की पृष्ठभूमि में जो वर्तमान बांग्लादेश जो राष्ट्र है वो विश्व पटल पर आया था 1971-72 में। ये कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। जो वर्तमान पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश है, यह ब्रिटिश भारत का अभिन्न अंग था। 1947 में आज़ादी के साथ ही भारत और पाकिस्तान नामक 2 देश बने थे। और ये बांग्लादेश जो अभी है ये कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 में इसका स्वतंत्रता आंदोलन चला और ये नया देश बना। मित्रों शेख मुजीब उर रहमान, आपने नाम तो सुना, बंग बंधु इनको कहा जाता है। ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता के जनक माने जाते हैं। इन्होंने ही बांग्लादेश को नवीन राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष किया था और भारत के समर्थन के बाद विश्व पटल पर बांग्लादेश का उदय हुआ था। आप समझ गए होंगे कि ये देश बांग्लादेश कभी पूर्वी पाकिस्तान था, यानी पाकिस्तान का ही भाग था। 1971 में ये नया देश बना और अब वर्तमान में या वहाँ पे हिंसा चल रही है। तो क्या पृष्ठभूमि है
ये जरा सा थोड़ा देख लेते हैं मित्रों। शेख मुजीबुर रहमान 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, उस समय एक इस्लामिक छवि के नेता थे और जो विभाजनकारी गतिविधियों में शामिल रहे थे, तो इन पे आक्षेप था कि ये मुस्लिम कट्टर इस्लामिक नेता है। लेकिन बाद में जब 1971 में इन्होंने बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया और भारत का इनको समर्थन हासिल हुआ, तो इनके रुख में नरमी आई और ये आवामी लीग पार्टी इनकी थी उस समय, आवामी लीग इन्होंने बनाई थी। तो आवामी लीग भारत के साथ अच्छे संबंधों के लिए जानी जाती है। और आप जानते हैं बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, वो हिंदू अल्पसंख्यक है, उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। एक समय जो जब बांग्लादेश आया था सत्ता में, उस समय लगभग 18% आबादी थी, जो घटकर अब 12% रह गई है। वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक लगातार कम हो रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी आंदोलनकारियों ने। मित्रों, मैं आपको बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में बताऊं तो वहाँ पर मुख्यतः 3 पार्टियां हैं। हालांकि सबसे अधिक मजबूत पार्टी आवामी लीग ही है, जिनके शेख हसीना प्रधानमंत्री थी अभी। इसके अलावा वहाँ पर बीएनपी एक पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इसका पूरा नाम है, और एक जमात इस्लामी वहाँ एक पार्टी विपक्षी पार्टी के रूप में है। और तो जो जमात इस्लामी पार्टी और बीएनपी है, ये विपक्षी दल के रूप में रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया भी वहाँ प्रधानमंत्री रह चुकी है मित्रों, जो लगभग 17 वर्षों का कारावास अभी काट रही थी और कल उनको भी रिहा कर दिया गया है। अब ऐसा क्या हुआ, ये आंदोलन क्यों हुआ, इन पर यदि हम थोड़ी सी चर्चा करें तो मित्रों, 1971 के युद्ध में जो लोग शहीद हुए, उनके परिवारों को आरक्षण दिया जा रहा था वहाँ पर, और उसी आरक्षण का विरोध सरकार कर रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण के कोटे को 21-22 जुलाई को आदेश दिया था, बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोटे को, आरक्षण के कोटे को बहुत कम कर दिया था। फिर भी आंदोलन जारी रहा और आरक्षण के मुद्दे से बढ़कर यह आंदोलन सत्ता तक आ गया। और इसमें बहुत सारी साजिशों के भी आरोप लग रहे हैं कि अमेरिका, पाकिस्तान और चीन, इनकी भूमिका क्या है। बहरहाल जो भी इसके कारण रहे हैं, वर्तमान में स्थिति यह है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने देश छोड़ दिया है। और इधर एक और महत्वपूर्ण खबर ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष की नेता खालिदा जिया को भी जेल से रिहा कर दिया गया है। ये एक बड़ा अपडेट वहाँ से निकल कर आ रहा है। इसके अलावा आरक्षण विरोधी जो छात्र आंदोलन है, वो उन्होंने 15 साल से जो सत्ता चली आ रही थी शेख हसीना की, उसको उखाड़ के फेंक दिया है और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है। बीएनपी जमात सरकार में होंगे शामिल, ये सबसे बड़ी संभावनाएं निकल के आ रही है, क्योंकि वहाँ के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम सरकार बनाएंगे, सरकार चलाई जाएगी, कुछ दिनों में अशांति खत्म कर दी जाएगी और पुनः सारी गतिविधियाँ चालू हो जाएंगी। अब इसमें हम बात करें कि ये जो हिंसा हुई है पिछले 4-5 दिनों में, 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, सब जगह आगजनी हो रही है। मित्रों, एक बात आपके मन में भी क्लियर होगी, जब भी कोई ऐसे हिंसक आंदोलन चलते हैं तो जो भीड़ होती है अपने अपने हितों को साधने की कोशिश करती है। यहाँ जो चरमपंथी लोग हैं, इस्लामिक चरमपंथी है, वो लोग आग लगा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी खबरें भी लगातार सामने आ रही है और वहाँ जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनको बहुत खतरा महसूस हो रहा है, इस प्रकार का बयान आ रहा है। अभी पश्चिम बंगाल हमारा राज्य है जो बांग्लादेश के पश्चिम में स्थित है, और वहाँ शुभेंदु अधिकारी जो नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा है, ममता बनर्जी को मैसेज दिया है कि आप तैयार रहिए, वहाँ शेख हसीना की सरकार गिरने के कारण हिंदू अल्पसंख्यक भारत आने वाले हैं। तो ये बयान के क्या मायने हैं, ये भी हमें सोचना, हमें विचार करना चाहिए। क्या स्थिति बनती है कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी वर्तमान में हम बांग्लादेश में जो सिनेरियो बदला है, इसमें अमेरिका की भूमिका को थोड़ा संदिग्ध देखा जा रहा है, क्योंकि जनवरी में बांग्लादेश में जो चुनाव हुए थे, आपको पता है बहुत भारी बहुमत से आवामी लीग पार्टी की जीत हुई थी शेख हसीना की, और इस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है, और अमेरिका भी इन सवालों को खड़े करने वालों में से एक था। मित्रों, एक बात और मैं आपको बता दूं, अमेरिका के राजदूत पीटर डी हास ने थोड़े दिन पहले
जो ये विपक्षी पार्टियां हैं, जमात इस्लामी और बीएनपी, इनके नेताओं से बात की थी, तो ये भी एक संदिग्ध गतिविधि मानी जा रही है। जो पाक की भूमिका है पाकिस्तान की, वो भी जमात के सपोर्ट में मानी जाती है, क्योंकि ये कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाली पार्टी है मित्रों। तो अब ये सिनेरियो भारत को बहुत हद तक प्रभावित कर रहा है। फिलहाल हम कंक्लूड करते हैं इस खबर को भारत पर प्रभाव के साथ। तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है मित्रों इससे? आप जानते हैं जो आवामी लीग पार्टी थी शेख हसीना, वो मुख्यतः, वैसे तो कुछ दिन से उनके भी सुर बदल रहे थे और चीन के बहकाव में वो आ रही थी, लेकिन शुरू से ही जो शेख मुजीबुर रहमान है वो भारत के सपोर्टर रहे हैं और शेख हसीना के भी संबंध अच्छे रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से अच्छे संबंध रहे हैं। तो हम मान रहे थे कि वहाँ जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनके हितों को इतना दमन नहीं किया जाएगा। लेकिन अब अगर वहाँ आवामी लीग और शेख हसीना सत्ता से बाहर होते हैं, सेना बीएनपी और जमात उल इस्लामी के साथ मिलकर सत्ता बनाती है, तो सबसे बड़ा सवाल हिंदू अल्पसंख्यकों को लेकर है और भारत में उनके आने की संभावना है। वो शरणार्थी बन के भारत आएगा तो भारत कैसे उसको मैनेज करेगा। दूसरी चीज़, जो बंगाल की खाड़ी में सुरक्षा का मामला है, तो भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर लगातार अच्छे अभियान वहाँ चला रहे थे। उन अभियानों का क्या होगा, क्योंकि ये नई बनने वाली सरकार भारत के सपोर्ट में नहीं ही रहेगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। मित्रों, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली खबर, हाँ हालांकि कल भी हमने इस खबर को कवर किया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर कल का वीडियो देख सकते हैं। मैं महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए लेकर आता हूँ, तो उसमें भी आप थोड़ा उसको देखना, क्लियर करना। अब जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ेगी, क्या क्या एस्पेक्ट निकल के आते हैं, मैं आपको लगातार शेयर करता रहूँगा प्रतिदिन की हमारी न्यूज में। तो मित्रों, ये थी बांग्लादेश की स्थिति पर चर्चा। अब आज की अगली खबर है जो आज के अखबारों में है। कल सेंसेक्स अप्रत्याशित रूप से डाउन हुआ, पूरे विश्व भर में मंदी का रुख रहा मित्रों, और इसका कारण माना जा रहा है अमेरिका में मंदी की आशंका, इजराइल और ईरान का संभावित युद्ध जो तनाव चल रहा है उसके कारण। तो जापान, अमेरिका सहित भारत में बहुत सेंसेक्स में गिरावट देखी गई सभी जगह। तो 4% ये बहुत बड़ी गिरावट मानी जाती है। जनरली 0.21 इतना सेंसेक्स गिरता या चढ़ता है मित्रों, लेकिन ये बहुत बड़ी गिरावट मानी जा रही है और लगभग 20 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं निवेशकों के। तो उम्मीद है फिर से रिकवरी करेगा सेंसेक्स। आगे बढ़ते हैं, ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है मित्रों। सरकार अभी लगातार इस इरादे से काम कर रही है और आप भी देख रहे होंगे कि जो पुराने कानून हैं उनमें लगातार सुधार किया जाए, उनको समय अनुकूल बनाया जाए। तो इसी क्रम में वक्फ कानून, वक्फ अधिनियम में बदलाव की तैयारी सरकार कर रही है और इसकी शुक्रवार को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है मित्रों। तो ये महत्वपूर्ण खबर हो जाती है हमारे लिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है वक्फ अधिनियम। 1954 में मित्रों वक्फ अधिनियम लाया गया था। तो चूंकि आप जानते हैं हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक प्रबंधन का अधिकार दिया हुआ है, तो जो वक्फ है ये इस्लामिक रीति रिवाजों और इनके अधिकारों के संरक्षण, इनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए गठित बोर्ड है और ये अच्छी खासी संपत्ति भी होल्ड करता है मित्रों। वक्फ के नियंत्रण में अभी 1.2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। बहुत सारी ज़मीन, इमारतें, शेयर वगैरह है वक्फ के पास, लेकिन इसके खराब प्रबंधन के कारण 200 करोड़ रुपए की आय भी नहीं होती है साल भर में। तो ये सवाल उठाए जा रहे थे। दूसरी चीज़, जब यूपीए गवर्नमेंट बनी थी 2013 में, इन्होंने वैसे तो यूपीए गवर्नमेंट 2004 से 14 तक रही थी, पर 2013 में इन्होंने वक्फ अधिनियम में चेंज किया था और ये व्यवस्था कर दी थी मित्रों कि जो वक्फ बोर्ड से असहमत व्यक्ति है अगर, और वो वक्फ से संबंधित किसी संपत्ति में विवादित पक्ष में से कोई एक होता है, शामिल होता है, तो वो वक्फ के सामने ही, उस बोर्ड के सामने ही अपना पक्ष को रखेगा। समाधान के लिए उसे वक्फ बोर्ड के सामने आना पड़ेगा और जो वक्फ बोर्ड आदेश दे देता था उसको हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता था, छोटी अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। तो ये चीज़ें थी वक्फ उसमें। तो मित्रों अब क्या चीज़ इसमें बदलाव होने वाला है, तो मित्रों गैर मुस्लिमों को वक्फ के न्यायाधिकार से बाहर लाया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा है ज़मीन पर वक्फ के मनमाने दावे भी खारिज किए जाएंगे, ये महत्वपूर्ण खबर है। आगे इसमें क्या क्या चेंज है थोड़ा सा पॉइंट वाइज हम
बाहर निकालना चाहें तो पहला संशोधन जो सरकार करने जा रही है उसमें यह है कि अब सिविल कोर्ट में भी उसको चैलेंज कर सकते हैं वक्फ के निर्णय को। दूसरा, जो वक्फ बोर्ड किसी ज़मीन पर अपना हक बता देता था तो वो व्यक्ति जो उस ज़मीन से संबंधित था उसे वक्फ बोर्ड के सामने, वक्फ के जो ट्रिब्यूनल है उसके सामने सिद्ध करना था कि ये ज़मीन उसकी है। और उसके बाद यदि वक्फ बोर्ड सर्वे करवाता था तो उसका खर्चा भी राज्य सरकार को उठाना पड़ता था। तो अब वो सर्वे का खर्चा राज्य सरकार नहीं उठाएगी। दूसरी बात, बाई विजर की व्यवस्था समाप्त होगी। मित्रों, इसका मतलब है कि वक्फ किसी भी व्यक्ति को उस संपत्ति का मालिक करार दे देता था और वो व्यक्ति उस प्रलोभन में कि ये ज़मीन मुझे मिल जाएगी वो अपने दावे इकट्ठे करता था और सबूत जुटाता था। तो ये व्यवस्था भी अब समाप्त कर दी गई है। वक्फ बोर्ड को ऑडिट के दायरे में लाया जाएगा। मित्रों, सबसे बड़ा चेंज ये होने वाला है। अभी आपने अनुच्छेद 26-27 को अगर पढ़ा हो मौलिक अधिकारों में, तो ऐसा कहा था कि धार्मिक पोषण के लिए जो संपत्ति निहित कर दी जाए उसको कर से छूट दी जाती है, वहाँ है। कभी हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों पर। तो ऐसे मामले में ऑडिट के जो कानून है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड को जो मुक्ति थी ऑडिट से, उसको भी अब समाप्त करने की तैयारी में सरकार है। परिषद में महिला सदस्य और गैर मुस्लिम तकनीकी विशेषज्ञ, जो वक्फ बोर्ड की परिषद होती है, उसमें शामिल करने का आदेश सरकार ने इस अधिनियम में लाने का कर लिया है। मित्रों, तो ये खबर आपको समझ में आ गई होगी। तो इससे नाराज़गी तो मुस्लिम पक्ष जो है वक्फ के समर्थक उनमें आई हैं, लेकिन मित्रों 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने जो किया था उसको बदलने की तैयारी है। 2013 के चेंज में जो केवल सिया और सुन्नी के बीच के विवाद वक्फ बोर्ड सुनता था उसको बढ़ाकर गैर मुस्लिमों तक भी पहुंचा दिया। तो ये बहुत नकारात्मक रूप से लिया गया था उस टाइम हिंदू पक्ष द्वारा, लेकिन अब सरकार पुनः इसे सुधारने जा रही है। तो एक ये सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। इस पर भी हमें एक संतुलित दृष्टिकोण बनाना है। साक्षात्कार जो लोग देने जा रहे हैं कि सर जो संसद कानून बनाती है वो बिल्कुल विधि संगत समय अनुरूप होते हैं, और अगर उसमें फिर भी कोई विसंगति होती है, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय तो है ही सही, वो समाप्त कर देगा। तो इस प्रकार से हम बताएंगे। लेकिन ये फैक्ट तो कम से कम आपको याद होना चाहिए कि 1954 में वक्फ अधिनियम आया था, 2013 में इसमें संशोधन हुआ था, और पुनः अब 2024 में इसमें सरकार संशोधन करने जा रही है। आशा करता हूँ ये खबर भी आपको समझ में आ गई होगी। मित्रों, अगली खबर एआई से रिलेटेड है। आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी चीज़ों ने जीवन को काफ़ी आसान कर दिया है, लेकिन इस आसान जीवन के साथ साथ कई चुनौतियां भी हमें सामने आ रही है जो कि हमारी निजता का उल्लंघन से संबंधित है, जो हमारे रोजगार के हनन से संबंधित है। मित्रों, अर्जेंटीना के सुरक्षा बलों ने एक तकनीक ईजाद की है। वह तकनीक एआई पर बेस्ड है और वो बता देगी कि भविष्य में किस प्रकार के अपराध होने वाले हैं। है ना यह आश्चर्यजनक बात? ये कैसे बताया जा सकता है? बिल्कुल ये संभव होगा एआई के जरिए। कैसे होगा मित्रों? एआई, मशीन लर्निंग, बहुत बड़े बिग डेटा, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, आप इसको करना, मैं इसको एक बार देखना इसको बिग डेटा को। हालांकि मैं इस पर भी वीडियो लाऊंगा, बिग डेटा, मशीन लर्निंग इत्यादि सब पर। जो बड़े डेटा के एनालिसिस के आधार पर एक प्रवृत्ति समझ में आती है कि व्यक्ति किस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है, समाज में कौन कौन सी गतिविधियां हो रही है, उन गतिविधियों से कौन कौन से तनाव क्रिएट हो रहे हैं, और वो तनाव अपराध में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो डाटा के विश्लेषण के आधार पर यह कहना आसान हो जाता है कि कैसे अपराध संभावित हो सकते हैं। तो अब एआई ये काम करेगा। अब मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात कि इससे क्या होगा, क्या दिक्कत है। आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति अपने निजी उद्देश्य से किसी दूसरे व्यक्ति का डाटा यूज़ नहीं कर सकता, वहाँ तो निजता की बात आ जाती है। लेकिन कोई देश होता है, उसके पास उसके सारे नागरिकों के डाटा होते हैं दोस्तों, और देश इस नाम पे कि हम अपराधों का भविष्यवाणी करने के लिए डाटा का यूज कर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं उनको अनुमति लेने का बहाना मिल जाता है। लेकिन निजता का उल्लंघन तो फिर भी है मित्रों। तो ये एक सवाल खड़ा होता है फिर से कि क्या एआई कितना प्रासंगिक है हमारे लिए, किस सीमा तक इसका यूज़ किया जाना चाहिए। तो इस खबर को आप देखना, थोड़ा सा इसको याद रखना। हम आगे लगातार खबरों में ये बात रहती है तो इसको कवर करते जाएंगे। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने कल 2 महत्वपूर्ण निर्णयों में आदेश दिए हैं मित्रों, वो मैं आपको बता दूं क्या क्या कल हुआ है। पहला तो
कोचिंग सेंटर जो है हमारे वो डेथ चेम्बर बन चुके हैं, ऐसा माननीय न्यायालय का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो डेथ चेम्बर कोचिंग सेंटर डेथ चेम्बर बन चुके हैं, इनको समाप्त करना, नहीं सुधरेंगे तो इनको बंद करना। वहाँ अवसंरचनात्मक स्थितियाँ अच्छी होनी चाहिए, इमरजेंसी से निपटने की सुविधाएं होनी चाहिए, एक सीमा से अधिक स्टूडेंट वहाँ ना आए, सुरक्षा के पाबंद, क्योंकि आप ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कल दिया है। साथ ही कल दिल्ली के बारे में भी एक फैसला आया है, वहाँ के उपराज्यपाल को जो नगर निगम के एल्डरमैन की नियुक्ति का हक है उसको बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये काफ़ी विवादित विषय है। दिल्ली की सरकार, राज्य सरकार और एलजी के बीच में अक्सर टकराव होता रहता है। आप जानते हैं दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ विधानसभा भी है, तो चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इसलिए वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में बहुत सारी शक्तियाँ रखती है। एलजी के थ्रू वहाँ निर्णयों को क्रियान्वित किया जाता है केंद्र सरकार का, तो ये हमेशा से विवाद का विषय रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है इसमें सही ठहराया है कि अगर उपराज्यपाल नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति करता है तो वह जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार से परामर्श ले, उसका स्वयं का अधिकार है। और ये अधिकार एलजी को मिलता है दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत, और यह शक्ति 1993 में जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह ठहराने के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार को काफ़ी झटका लगा है, यहाँ पर झटके पे झटके लग रहे हैं भैया केजरीवाल जी को। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम स्पोर्ट पर आ जाते हैं, थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं इस गंभीरता को। लगातार गंभीर खबरें सुन सुनकर आप बोर होने लगे होंगे, चलो आपको थोड़ा हल्का कर देते हैं। आ जाइए स्पोर्ट पर। तो द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। मित्रों, आज हमारे नीरज चोपड़ा ओलंपिक में क्वालिफिकेशन राउंड में खेलेंगे और पूरी उम्मीद है कि वो आज क्वालिफाई करेंगे और कल उनका मुकाबला होगा। तो एक पदक की उम्मीद, स्वर्ण पदक की उम्मीद हम नीरज से कर सकते हैं। स्वर्ण या रजत तो कम से कम लेकर आए भैया, अभी तक सिर्फ 3 कांच के तहत लेकर हम पदक तालिका में सबसे नीचे चल रहे हैं, तो यहाँ पर एक सुधार की उम्मीद हम नीरज से करेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर, आज हॉकी का सेमीफाइनल है मित्रों, जर्मनी से लगातार दूसरे ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचकर पुनः भारतीय हॉकी को जीवंत करने का एक दौर शुरू किया है हमारे जांबाजों ने। और कल का मैच बहुत ही रोमांचक था मित्रों, जब हमने ब्रिटेन को पेनल्टी शूट आउट में हराया। हमारे श्रीजेश ने 13 गोल बचाए थे, काफ़ी अच्छा मैच था मित्रों। आज रात 10:30 बजे आप जियो सिनेमा पर जुड़िए और ये मैच देख सकते हैं। निशा दहिया हमारी रेसलर थी, शेरनी हमारी एक तरफा मुकाबला लेकर जा रही थी, 8-1 से आगे थी मित्रों, लेकिन उनको कलाई में बहुत गंभीर चोट लगी और उस चोट के कारण वो दर्द से कहराती रही और मुकाबला, उनके पॉइंट फिर वहीं रुक गए और 10-8 से मुकाबला, फिर भी वो मुकाबला लड़ी लेकिन चोट के कारण दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो पराजित हो गई मित्रों। अब ओलंपिक में हमारी उम्मीद रेसलिंग में बाकी है, अभी विनेश फोगाट को खेलना है, नीरज चोपड़ा हमारे इसमें भाला फेंक में है, हॉकी टीम भी, तो कुछ पदक और आने की उम्मीद है। तो इस पर भी आप नज़र रखिए ओलंपिक में क्या स्थिति बन रही है। मैं खबर में रोज़ कवर करता ही रहूँगा आपके लिए। इंग्लैंड के ग्राहम थोर्प का निधन हुआ है, ये क्रिकेटर थे और ये मैंने इसलिए कवर किया, ये 100 टेस्ट खेले हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंग्लैंड के ग्राहम थोर्प, ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। दोस्तों, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण खबरों को कवर किया है। वैसे तो अथाह सागर होता है, प्रतिदिन इतनी खबरें होती है कि किन किन को हम कवर करें, पर फिर भी जो परीक्षा के लिहाज से दृष्टिकोण परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होती है वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको 20-25 मिनट में महत्वपूर्ण खबरें और उनसे जुड़े एस्पेक्ट कवर करवाने की कोशिश करूँ, और मैं लगातार अपनी तकनीक में, अपनी शैली में सुधार करने की कोशिश करता रहूँगा और आपको बेहतर कंटेंट देने की लगातार कोशिश करता रहूँगा। आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे तो प्रसारित होगा ये ज्ञान, जो कि होना भी चाहिए।
मित्रों सभी तक पहुंचना चाहिए। जो ऐसे लोग अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पास समय कम है, तो लगभग 2-3 घंटे की मशक्क़त को 20-25 मिनट में अगर समेट कर लाया जाए तो एक लाभान्वित होंगे बहुत सारे लोग। मित्रों आप हमसे जुड़े, हम मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार जुड़े रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कल। लगभग इसी समय में कल का वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।